हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को लेकर, जिसमें यूनिट 6 को हम देख रहे थे। यूनिट 6 में हम लॉजिकल रीजनिंग को देख रहे थे। ओके, आज संडे है और मैंने बोला था कि हमारी जो क्लास रहेगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, और सैटरडे और संडे आप जितना भी हो जाता है, चाहे फर्स्ट पेपर में हो चाहे सेकंड पेपर में हो, उसे रिवीज़न करिएगा। क्योंकि यदि रिवीज़न नहीं करेंगे तो फिर कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाया गया हो, और आपने चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता है शायद वो काम का नहीं है। वो कॉपी में तो हो सकते हैं नोट्स लिखे हुए हों, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको रिवीजन किया हुआ होगा और आपने उस पर काम किया होगा, तभी आप क्वेश्चन को करते हैं। चलते हैं, हम बात कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आज हम बात करेंगे कि 5 क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 5 क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, फिर हमने जितना भी कर लिया है उसको 5 से 10 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन यदि मैं देखो, मैंने एलआर को 2 भागों में बांटा है। एक तो इंडियन लॉजिक और एक वेस्टर्न लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक का जो बेस है ना, वो अरस्तु का बेसिस पे है, और जो इंडियन लॉजिक का बेस है ना, वो गौतम बुद्ध के बेसिस पे है। ओके ना। लेकिन हम अभी कर रहे थे, जितने भी हमारे क्लासें हुई हैं उतनी क्लासों में हमारे हुआ है वेस्टर्न लॉजिक, ठीक है ना। पहले मैं ये बताऊं आपको कि 5 क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। एक क्वेश्चन वेस्टर्न लॉजिक में यदि मैं बात करूं तो एस्टोरोली जो अरस्तु का स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस जो मॉडल है, उससे एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मल फैलेसी या इनफॉर्मल फैलेसी में से भी मैं बताऊं तो इनफॉर्मल फैलेसी से ज़्यादा बनता है। यदि मैं फैलेसी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो वेस्टर्न लॉजिक में है, क्योंकि इंडियन लॉजिक में तो उस फैलेसी को हेतुवाद कहते हैं। तो वेस्टर्न लॉजिक में जो और इनफॉर्मल और फॉर्मल फैलेसी से मैं भी बात करूं ना, तो फॉर्मल फैलेसी से अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इनफॉर्मल फैलेसी से एक क्वेश्चन बनता है। एक तो हो गया अरस्तु का स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, दूसरा क्वेश्चन हो गया वेस्टर्न लॉजिक वाला, दूसरा क्वेश्चन हो गया इनफॉर्मल फैलेसी वाला। एक क्वेश्चन बनता है इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक में अंतर क्या है, या समानता क्या है। इंडियन लॉजिक में स्टेटमेंट दिया होता है इंडियन लॉजिक के बेसिस पर, और वेस्टर्न लॉजिक के बेसिस पर। वेस्टर्न लॉजिक में उसने लिखा हुआ होता है एरिस्टोटल मॉडल या एरिस्टोटल सिलोजिज्म, और यहाँ लिखता है न्याय सिलोजिज्म के बेसिस पर। एक क्वेश्चन ये बनता है। और इंडियन लॉजिक में एक क्वेश्चन कौन सा बनता है, जो हेतुवाद है ना, उससे एक क्वेश्चन बन जाता है। 4 क्वेश्चन हो गए। यदि हेतुवाद से क्वेश्चन नहीं बना तो 2 क्वेश्चन और हैं जहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, शुरुआत में देखिएगा, एक तो हो गया अरस्तु का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एक फॉर्मल फैलेसी से हो गया, एक इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक में अंतर हो गया, ठीक है ना। एक हो गया हेतुवाद से। यदि हेतुवाद से क्वेश्चन नहीं बना तो 2 क्वेश्चन ये जरूर और आते हैं। एक तो लॉजिकल इक्विवेलेंट से क्वेश्चन पूछता है, एक इमीडिएटली इंफ्रारेड से क्वेश्चन पूछता है। तो जो 6 क्वेश्चन बताएं, इसमें से एक क्वेश्चन हट जाता है। जैसे इंडियन लॉजिक वेस्टर्न लॉजिक में यदि नहीं पूछा ना तो हेतुवाद को पूछ लेगा, हेतुवाद को नहीं पूछेगा तो दोनों में अंतर क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जो अभी वर्तमान की कंडीशन ज़्यादा चल रही है वो चल रही है इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक में स्टेटमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछना। 5 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। लेकिन अब बात आई कि ये 5 क्वेश्चन ही ना पढ़ लें हम सर, लेकिन आप हेतुवाद को पढ़ोगे या आप इनफॉर्मल फैलेसी को पढ़ोगे या फॉर्मल फैलेसी को पढ़ोगे, जिसका बेसिस अन्य टॉपिक हैं। जैसे हमने टॉपिक किए थे सबसे पहले, अब हमने जो टॉपिक कर लिए हैं उसे हम रिवाइज करते हैं। हमने टॉपिक किए थे सबसे पहले किया था हमने कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस में हमने देखा था ए, ई, आई और ओ। ओके ना। इसके बेसिस पे हमने फिर क्या देखा था, इसके बेसिस पे हमने एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस देखा था, ठीक है ना। ए, ई, आई, ओ के बेसिस पे हमने ये किया था। ए, ई, आई, ओ कैसे निकालते हैं, और जो हमने 4 जो दिए थे ए, ई, आई, ओ, जैसे ए को कहते हैं हम ऑल वाला, ई को कहते हैं हम नो वाला, आई को कहते हैं हम सम वाला, और ओ को कहते हैं हम सम नॉट वाला।
प्रीपोजिशन या प्रेमाइज, ठीक है ना। उसके बाद उसके बेसिस पे ही हमने एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लिया था। एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए हमने लिखा था, तो हमने कहा था ये ऑल, ई नो, और ए और ई के बीच में संबंध कॉन्ट्ररी। दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे बन रहा था कि ये एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में फॉल्स होते हैं। इसके जस्ट नीचे बन रहा था सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, जिसमें था आई और ओ। आई और ओ में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन था। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता था? दूसरा क्वेश्चन बनता था एक साथ में ये फॉल्स हो सकते हैं लेकिन एक साथ में ये फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। सब अल्टरनेशन का संबंध ए और आई का था और ई और ओ का था। ये हमने क्वेश्चन देखा था। फिर हमने देखा था कि मूड कैसे निकालते हैं। तो मूड जो ए ई आई ओ है ना, जैसे ए लिखा हुआ होगा तो ऑल वाला होगा, उसके सामने ए लिख दो, तो ये सम वाला है तो उसके सामने आई लिख दो, सम नॉट वाला है तो उसके सामने ओ लिख दो, और इन्हें एक साथ लिख दो। ये था हमारा मूड निकालने का टाइप्स। जो कि मूड देखो सिलेबस में लिखा हुआ है तो हमें करना हर एक लाइन को है, लेकिन अभी मैं वर्तमान में कहूँ, इससे प्रीवियस पेपरों में देखोगे आप, पिछले वालों में क्वेश्चनों में तो मूड भी पूछा जाता था, फिगर भी पूछा जाता था, लेकिन वर्तमान में कहूँ मैं एक दो साल के पेपरों को उठाकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना है हमें। फिगर को हमने देखा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पर। सब्जेक्ट और दो स्टेटमेंट दिए होंगे या दो प्रेमाइज दिए होंगे आपको, उसमें मिडिल टर्म की क्या स्थिति है, पहले वाले में सब्जेक्ट के स्थान पर है या प्रेडिकेट के स्थान पर है, दूसरे वाले में सब्जेक्ट के स्थान पर है या प्रेडिकेट के स्थान पर है, मिडिल टर्म। अब देखो मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म सीधे तो नहीं आते ना, लेकिन हमें आवश्यकता पड़ रही है, तभी आप फिगर आउट कर पाओगे। दूसरी बात, मिडिल और मेजर और माइनर टर्म के बिना आप फॉर्मल फैल्सी जब पढ़ोगे ना, क्योंकि वो फॉर्म में आई हुई है, प्रेमाइज 1 प्रेमाइज 2 और कंक्लूजन में प्रॉब्लम आई हुई है, इसलिए तो उसका नाम है फॉर्मल फैल्सी, उनकी फॉर्म में आई हुई है। जब क्योंकि वो बेसिस है मिडिल टर्म के बेसिस पे आई हुई जो प्रॉब्लम है, आई हुई जो फैल्सी है, उसे हम फॉर्मल फैल्सी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब मिडिल और मेजर और माइनर टर्म को ना समझोगे या नहीं हम जानेंगे तो मुझे लगता है फिर फॉर्मल फैल्सी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे से एक दूसरा इंटरलिंक है, समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद में हमने देखा था, कल जो हमने देखा था वो देखा था स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में क्या अंतर होता है। तो हमने देखा था कि आर्गुमेंट को क्या, प्रेमाइज 1 प्रेमाइज 2 और कंक्लूजन को मिला दो तो इसे आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है, एक आर्गुमेंट होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव जो आर्गुमेंट होता है वो हमने देखा था कि वो स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है, और जो स्ट्रांग होगा वो हमने देखा था कि कोजेंट हो सकता है, अनकोजेंट होता है, वीक वाला तो हमेशा ही अनकोजेंट होगा। उधर हमने जो डिडक्टिव आर्गुमेंट देखा था, डिडक्टिव आर्गुमेंट में हमने देखा था वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, और वैलिड वाला आर्गुमेंट हमेशा वैलिड वाला आर्गुमेंट हमेशा साउंड और अनसाउंड होगा, और जो इनवैलिड है वो तो हमेशा ही अनसाउंड होगा, ये हमने देखा था। और एक क्वेश्चन जो पूछता है ना कि आर्गुमेंट ट्रू या फॉल्स होते हैं, तो मैंने बताया था कि आर्गुमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होते, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होते हैं, आर्गुमेंट वैलिड और इनवैलिड होते हैं, ठीक है ना। इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं PYQ हम जब देखेंगे ना, और आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ओके ना। ये हमने लगभग में देखा। फॉर्मल फैल्सी हम आगे देखेंगे, जबकि फॉर्मल फैल्सी से वर्तमान में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, तो इनफॉर्मल फैल्सी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप पेपर दे रहे हैं तो आप इस वाली बात को भली बात समझ रहे होंगे मेरे को, ठीक है ना। और मैं एक ही बात कहूँगा, जितना भी हो चुका है, देखो ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं, हर एक टॉपिक से छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे तो 2 ढाई 3 घंटे की 2 घंटे की ये वीडियो पूरी हुई होगी। इसका रीज़न से ये कि ये टॉपिक ना लोग कहते हैं कि कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना, और जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद अभी हो सकता है मेरे साथ में कम्युनिकेशन में कोई थोड़ी बहुत आपके साथ में मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत या कम्युनिकेशन में मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, बट ये टॉपिक कठिन बिल्कुल नहीं है, कोई भी टॉपिक कठिन नहीं है। ये LR इतनी सरल है, आप बस
जितनी भी मैं एलआर पे वीडियो बनाऊं या जितनी भी हमारी क्लासें चलें, आप इसे कंटिन्यू रखना, देखते रहना। उसके बाद में आपके एलआर पे उंगलियों पे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला था 5 क्वेश्चंस, और सबसे जो सरल टॉपिक दिखेगा ना आपको 10 यूनिटों में से, वो एलआर ही दिखेगा। ओके, मिलेंगे कल मंडे को फॉर्मल फैलेसी या इनफॉर्मल फैलेसी के साथ, क्योंकि इनफॉर्मल मैंने बोला था कल कि फॉर्मल फैलेसी के, क्योंकि करना हमें दोनों ही टॉपिक हैं, लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इनफॉर्मल फैलेसी के या तो तुम प्रीवियस पेपरों में से क्वेश्चंस निकालोगे ना तो ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे। जैसे मैंने बोला जैसे कि मूड एंड फिगर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो पीवाईक्यू प्रीवियस पेपर में जो 2-3 साल पुराने पेपर होंगे ना उनसे 2-4 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे मुझे। जबकि मैंने जो अरस्तु का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था कितने क्वेश्चन करा दिए, कितने पीवाईक्यू के करा दिए, इसका मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रह रहा है। इसी प्रकार से इनफॉर्मल फैलेसी का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रह रहा है, लॉजिकल इक्विवेलेंट का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन रह रहा है। तो अत्यधिकतम उनके अधिकतम पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, ठीक है ना। और इमीडिएटली इंफ्रारेड का एक क्वेश्चन रह रहा है एक शिफ्ट में, ठीक है। मिलेंगे कल मंडे को। आप जितना भी फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो या और कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, और या फिर अपने बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर, अधिकतम मुझे लगता है सैटरडे और संडे रिवीजन करिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चंस वो भी गलत हो जाते हैं। क्यों? 1 नंबर से और 2 नंबर से जिसका जेआरएफ रहता है ना, उससे ही पता होता है कि उस एक क्वेश्चन का महत्व कितना था। क्योंकि मेरा 1 नंबर से रहा है तो मुझे पता है कि मतलब एक क्वेश्चन से, तो जबकि ऐसे क्वेश्चन जिसे बच्चा भी सही कर सकता है, ऐसा लगता है बाद में, ठीक है ना। तो आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं मंडे को इनफॉर्मल फैलेसी के साथ में, ठीक है। ओके, देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए नहीं कहता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, ओके। और जिसको भी इस टॉपिक के ज़रूरत हो उसे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, बाय, मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे।